हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और जो ये प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, वो करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहाँ पे बात आती है कि जो संयुक्त अधिवेशन है ये हमारे किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारे अनुच्छेद 108 में। ठीक है, कभी आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन है। अब बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन ये बुलाता कौन है और ये है क्या? तो जब क्या होता है कि दोनों सदनों में जब यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदनों में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अब आपको दोनों चीज़ में डिफरेंस याद रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो आपको टिक मारना है वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति। तो बुलाते कौन है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता यहाँ पे करते हैं कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? 108 आर्टिकल में है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो संयुक्त अधिवेशन है ये अब तक कितनी बार बुलाया गया है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है अब तक हमारे वहाँ पे भारत में 3 बार इसको बुलाया गया है। अब आपको यही पता है होना चाहिए कि कब कब बुलाया गया। तो पहली बार इसको बुलाया गया था 1961 में, उसके बाद इसको बुलाया गया था 1978 में और अंतिम बार 2002 में। ठीक है, आपको ये तीनों सन याद रखने हैं, 1961, 1978 और 2002। अब जो 1961 वाला है ये क्या है? इसमें ये था हमारा दहेज निरोधक कानून। ठीक है, और उस टाइम पे सरकार किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। अब जो 1978 वाला यानी कि 1978 वाला है, ये जो संबंधित था ये संबंधित था बैंकिंग सेवा लोक आयोग विधेयक से संबंधित था और उस टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार थी। और जो अंतिम है यहाँ पे 2002 वाला, ये था पोटा एक्ट, जिसे आतंकवाद निरोध कानून कहते हैं। और ये किसके समय आया था? ये आया था तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी के जी के समय आया था। तो आपको तीनों याद रखना है, 1961, 1978 और 2002। और ये भी याद रखना है कि कौन किस किससे रिलेटेड है। तो 1961 वाला संबंधित है किससे? दहेज निरोधक कानून से। 1978 वाला संबंधित है बैंकिंग सेवा से और जो 2002 वाला है ये संबंधित है किससे? आतंकवाद से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। अगला है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है किससे? वो संबंधित है आधिकारिक भाषाओं से। ठीक है, यानी कि आधिकारिक भाषाओं से हमारी 8वीं अनुसूची संबंधित है। अब जब क्या था कि जो हमारा मूल संविधान है, ये हमारा जब मूल संविधान जब लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास कितनी भाषाएं थी उसमें ऐड थी? तो उस टाइम पे थी 14 भाषाएं। ठीक है, 14 भाषाएं उस टाइम पे ऐड थी। बाद में क्या हुआ, विभिन्न संशोधन किए गए, तो उसके बाद इसमें हमने 8 भाषाओं को इसमें क्या किया और जोड़ा। तो अब वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। और कभी क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में भाषाएं थी कितनी? 14। बाद में हमने संशोधन करके इसमें हमने 8 भाषाओं को जोड़ा, तो उसके बाद वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई है? ये हो गई है 22 भाषाएं। अब बात आती है कि जो ये 8 भाषाएं थी, ये 8 भाषाएं कौन कौन सी थी? आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे 8 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी, इसमें पहली जो जोड़ी थी वो जोड़ी थी सिंधी। ठीक है, यहाँ पे जो पहली भाषा जोड़ी थी वो सिंधी भाषा जोड़ी थी। और हमने यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन किया था? वो था हमारा 21वां संविधान संशोधन, यानी कि 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने यहाँ पे सिंधी भाषा जोड़ी थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 3 नई भाषाएं जोड़ी, वो था हमारा 71वां संविधान संशोधन। अगला जो हमारा था वो था 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत हमने यहाँ पे 3 भाषाएं जोड़ी थी। पहली थी इसमें नेपाली। ठीक है, पहली इसमें थी यहाँ पे नेपाली, दूसरी थी इसमें यहाँ मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। और तीसरी थी इसमें कोंकणी। तीसरी भाषा हमने जोड़ी इसमें कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं हमने जोड़ी थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। अब लास्ट में हमने इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी? अगला जो संविधान संशोधन था वो था हमारा 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत हमने यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी थी। एक थी इसमें बोडो डोंगरी, दूसरी थी इसमें बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ये हमने इसमें क्या जोड़ी थी? यहाँ पे 4 भाषा यहाँ पे हमने इसमें जोड़ी थी। तो आपको याद रखना है हमने कितनी भाषा जोड़ी थी? हमने 8 भाषाएं जोड़ी थी। पहली थी सिंधी, दूसरी बार हमने जो 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने जोड़ी थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने जोड़ी थी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि
निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? तो हमने जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है कहाँ से? यूएसए से, यानी कि अमेरिका से हमने पुनरावलोकन का क्या लिया है? यहाँ पे अधिकार लिया है। और ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 137 में। तो न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 137 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। तो लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए जो गणपूर्ति आवश्यक है वो कितनी है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उस केस में राष्ट्रपति का जो दायित्व है वो कौन संभालेगा? तो वो संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे राष्ट्रपति का दायित्व संभालते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यानी कि जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष का जो नामांकन करता है वो करता है यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अब जो लोक लेखा समिति है इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं टोटल वो होते हैं कितने? 22, जिसमें से याद रखना है आपको 15 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से, और जो 7 होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 22। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त दिया गया था वो किसके तहत दिया गया था? वो दिया था 74वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1993। ठीक है। इसके तहत इनको हमने क्या दिया था? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो विधायन शक्ति पर जो नियंत्रण लगाता है वो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो लगाता है अनुच्छेद 246। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? तो याद रखना उसकी जो नियुक्ति होती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ वहीं क्या होती है? हमारे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बाकी हमारे हाई कोर्ट जिला से यहाँ कहीं भी इसकी नियुक्ति नहीं होती है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? यानी कि जो अनुच्छेद 249 है किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? राज्यसभा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ये होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है ये है कौन सी? ये है 11वीं अनुसूची। ठीक है। जिसको हमने क्या कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको हमने इसमें ऐड किया था। अब बात आती है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में सबसे पहले कब और कहाँ लागू की गई थी? तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसने अपनाई थी? वो अपनाई थी राजस्थान ने। ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला पड़ता है, वहाँ से क्या हुआ था? यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब? 2 अक्टूबर। डेट भी याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों की जो योग्यता है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 243 के F में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो सबसे पहले किस सदन के द्वारा लगता है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो चाहे लोकसभा या फिर चाहे राज्यसभा, ठीक है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी सदन से क्या हो सकता है वो मतलब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। और अगर मान लो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर पूर्ण हो जाती है तो उसके लिए कितना तिहाई बहुमत चाहिए होता है? तो आपको ये भी याद रखना है 2 तिहाई बहुमत से क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उसको कितने समय पे भरा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 माह। यानी 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उसको 6 माह के भीतर भरा